आप सबका स्वागत है बैंक सतेरू चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट कवर करेंगे 17 जुलाई का, जो कि सारे करंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम मैं आपका दोस्त हीरकनाथ नेशनल अफेयर्स के लॉन्चेस के ऊपर ले चलता हूँ। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सिकुंदर ब्रिज जो है लॉन्च किया है। सिकुंदर ब्रिज के बारे में बात करें तो इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टाइल ब्रिज है। इस ब्रिज को जो है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में बनाया गया है और ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट है, लेकिन कर्नाटका जो है फर्स्ट लॉन्गेस्ट केबल स्टाइल ब्रिज है। और इस ब्रिज के बारे में बात करें तो ये ब्रिज देख सकते हो, इस ब्रिज में जो रिवर है ना, इसका नाम आपको याद रखना है। इस रिवर का नाम आपको याद रखना है सारावाथी रिवर मिलने वाला है। ठीक है, सारावाथी रिवर आपको एग्जैक्ट नाम आपको याद रखना है। टोटल कॉस्ट जो है 472 करोड़ रुपए लगे हैं इस ब्रिज को बनाने के लिए। टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो 2.25 किलोमीटर मिलने वाला है और विथ जो है 16 मीटर मिलने वाली है। अगर बात करें ये जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट है केबल ब्रिज है, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सा है उसको पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि केबल ब्रिज का मतलब क्या हुआ। ये देख सकते हो सेकेंड लॉन्गेस्ट है, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट जो ब्रिज मिलेगा आपको वर्ली सीलिंग ब्रिज मिलेगा। वर्ली सीलिंग ब्रिज जो है मुंबई में है, इसको 2009 में इनोग्रेट किया गया था। और ये ब्रिज के बारे में बात करें तो ये अरेबियन सी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको ऐसे फैक्ट बता रहा हूँ कि फर्स्ट ब्रिज कौन सी है। और ये वाली जो ब्रिज है वर्ली सीलिंग ब्रिज, ये भी जो है केबल स्टाइल ब्रिज है। और अभी जो ब्रिज बता रहा हूँ मैं सिकुंदर ब्रिज, ये भी केबल स्टाइल ब्रिज है। तो केबल स्टाइल ब्रिज का मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो कि इसमें केबल लगे हैं, ब्रिज में जो है केबल लगे हैं, तो इसका मतलब होता है केबल स्टाइल ब्रिज। और एक साइड जितने केबल लगे रहेंगे दूसरी साइड भी उतने केबल लगे रहेंगे, जिसकी वजह से इसको बोला जा रहा है बैलेंस कैंटिलेवर केबल स्टेप ब्रिज। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ग्रो म्यूचुअल फंड का न्यूज़। तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने जो है ग्रो बीएससी पावर ईटीएफ और ग्रो बीएससी पावर ईटीएफ फंड्स ऑफ फंड लॉन्च किया है। अब ये ईटीएफ क्या रहता है पहले हम इसके बारे में समझते हैं, फिर बाकी चीज़ें हम कवर करेंगे। देखो जी, ईटीएफ का मतलब क्या हुआ कि आप जो है एक कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते, आपको डिफरेंट कंपनी का शेयर खरीदना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक बास्केट है जहाँ पे आपके पास सेब पड़ा हुआ है, एप्पल पड़ा है, ग्रेप्स पड़ा है और बनाना पड़ा है। अब आप ऐसे नहीं कि आप एप्पल चॉइस कर सकते हो या तो आप बनाना चॉइस कर सकते हो या तो आप जो है ग्रेप्स चॉइस कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा बास्केट खरीदना पड़ेगा। इस बास्केट के अंतर्गत आपको डिफरेंट कंपनीज मिल सकते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। तो एक साथ ही जो है पूरा बास्केट खरीदना पड़ेगा। जब आप बाई करोगे तब भी एक साथ बाई करना पड़ेगा और जब बेचोगे तब एक साथ ही बेचना पड़ेगा। तो ये होता है ईटीएफ। दूसरा देखें तो ईटीएफ एफओएफ मतलब ईटीएफ फंड्स ऑफ फंड। जो ईटीएफ फंड्स ऑफ फंड है इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह का स्पेशल म्यूचुअल फंड है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का स्पेशल म्यूचुअल फंड है जिसके अगेंस्ट में अब डिफरेंट जो ईटीएफ्स रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट जो ईटीएफ्स रहेंगे उसमें आप थोड़ा पैसा लगा सकते हो, थोड़ा जो है शेयर्स खरीदा जाएगा और इसको जो है स्पेशली मैनेज किया जाता है बाय एक्सपर्ट्स। ठीक है, और ये ईटीएफ के बारे में बात करें, जो ईटीएफ एफओएफ है फंड्स ऑफ फंड्स, ये एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके रहते हैं, म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, बॉन्ड्स है, हर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ईटीएफ के बारे में बात करें तो ईटीएफ के अंतर्गत आपको स्टॉक और उसके साथ कंपनी का बॉन्ड, दो जगह पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है बीएससी पावर ईटीएफ, ये आप देख सकते हो कि जो पावर सेक्टर है उसके अंतर्गत जो है ये ईटीएफ बनाया गया है, वो भी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का पावर सेक्टर के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो भी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करना चाहते हैं पावर सेक्टर में वो कर सकते हैं और ये एक तरह से डायरेक्टली इक्विटी खरीद सकते हैं ईटीएफ का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट फंड्स ऑफ फंड्स के बारे में बात करें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन यूनिट्स ऑफ अबव ईटीएफ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ईटीएफ के जो छोटे शेयर्स हैं उसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं एफओएफ के अंतर्गत। और ये एक तरह का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए आइडियल ऑप्शन रहता है, जो कि इनडायरेक्टली जो है ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। फंड मैनेजर के नाम आपको याद रखना है, जैसे कि निखिल सतम, उसके साथ आकाश चौहान और साक्षी, ये तीन जो है एज अ फंड मैनेजर या तो एक्सपर्ट है जो कि ये ईटीएफ को जो है मैनेज करने का काम करेंगे ग्रो के। ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये और इसमें कोई एग्जिस्ट लोड है नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसका 500 रुपये। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है माई डीड प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अभी माई डीड प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या रहेगा, जो भी किसान है या तो कोई जो भी लैंड है हिमाचल प्रदेश में उसको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाएंगी अंडर दिस माई डीड प्रोजेक्ट।
तो इसमें एक बार विजिट करना पड़ेगा, एक बार रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन है वो डिजिटल फॉर्म में हो जाएंगी अंडर द नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, और ये एक तरह की फिनटेक कंपनी है, ठीक है, फिनटेक कंपनी है। इन्होंने एक पेमेंट गेटवे बनाया गया है। पहले तो हम पेमेंट गेटवे वर्सेस पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे के बारे में बात करें तो पेमेंट गेटवे के समझ सकते हो कि एक साइड से जो आपको कैश, जो भी आपका मनी है वो स्टोर नहीं कर सकता। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, जो आपका मनी है वो स्टोर नहीं कर सकता। और ये मान सकते हो जो आपने देखा होगा पॉज मशीन, ठीक है, पॉज मशीन आपने ज़रूर देखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉज मशीन वैसे तो आपको पता ही होगा। ये जो एटीएम का मशीन होता है ना, इसको बोला था पॉज मशीन, ठीक है। इसमें आप कार्ड जो है स्वैप करते हो। तो जो पेमेंट एग्रीगेटर है ये कार्ड स्वैप करने वाली मशीन बनाती है, ऐसे डायरेक्टली याद रख लो। और जो पेमेंट गेटवे है वो बनाती है। और पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में बात करें तो पेमेंट एग्रीगेटर कौन होता है? पेमेंट एग्रीगेटर वो होते हैं जैसे कि रोजर पे हो गया, जो कि पैसे को स्टोर कर सकता है, मनी को स्टोर कर सकता है। और मल्टीपल बायर, जो मल्टीपल सेलर होता है वो सबका पैसा एक साथ एक्सेप्ट कर सकता है। और ये जो है बैंक के थ्रू जो है सर्वर के थ्रू जो है कनेक्ट भी रहता है। तो वो होता है पेमेंट एग्रीगेटर। तो समझ गए पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर का बीच का मतलब क्या काम करने वाला है। ये जो न्यू एज मैनेजमेंट सर्विस का जो पेमेंट एग्रीगेटर है, जो बिजनेस इनसाइट है, इसको हेल्प करेगा। इसके अंदर ध्यान देना है कि टेक्निकल पार्टनर आपको माई लाभ पे मिलने वाला है। और जो बैंकिंग पार्टनर है, जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, वो आपको रत्नागर बैंक लिमिटेड मिलने वाला है। इसके अंतर्गत मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए सारे के सारे सपोर्टेड है, ठीक है। एक साइड से पॉज मशीन देने का काम करने वाले हैं ये। इसका रियल टाइम एनालिसिस और डैशबोर्ड फॉर द बिजनेस इनसाइट, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी इनके द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट इन न्यूज़, इंडिया का पहला ऑल वुमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी बनाया गया है, ठीक है, डिस्पेंसरी बनाया गया है। ये इंडिया कोल लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का जो हेडक्वार्टर है, जो कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर में मिलने वाला है, इधर बनने वाला है। जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 14 महिला रहने वाली है। 14 महिला जो है इस डिस्पेंसरी में काम करेंगी। और ये 14 महिला डॉक्टर हो सकती है, नर्स हो सकती है, और सपोर्टिंग स्टाफ भी हो सकती है, ठीक है। ये जो बिलासपुर है यहाँ पे जो है बनाया गया है, ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला एक्वा पार्क असम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इसके बारे में, और इसको सोनापुर असम में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो इसमें मॉडर्न एक्वाकल्चर रहेगा, जिसकी वजह से जो फिश प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है, फिश प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है कि असम जो है 4th लार्जेस्ट फीड प्रोड्यूसर कंपनी है। और असम का जो फिश एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाने के लिए जो है एक्वाकल्चर है सॉरी, उसको बढ़ाने के लिए जो है एडीबी ने 800 करोड़ रुपये दिए थे। और जो जापान की जो कंपनी है उसके द्वारा 250 करोड़ रुपये दिए गए। ये पॉइंट ना मैं आपको पीडीएफ में हटा दूंगा, क्योंकि ये जो है टेक पार्क के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये ओवरऑल जो असम का जो फिशरी सेक्टर है उसके लिए पैसे दिए गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इसको पीडीएफ में हटा दूंगा। बस यहाँ पे कंटेंट राइटर ने आई थिंक गलती से ऐड कर दिया गया। किस किस ने कोलैब किया है आपको मिलेगा कि आसाम के एनजीओ एक है, उन्होंने कोलैब किया। नाबार्ड याद रखना, नाबार्ड ने भी इसके साथ कोलैब किया है। ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर है, इन्होंने भी कोलैबोरेट किया। और असम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने भी कोलैबोरेट किया। तो ये सारे जितने भी कोलैबोरेशंस करके रखे हैं इनका नाम याद रखना। मोस्टली जो नाबार्ड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये न्यूज़ आ रहा है कि फर्स्ट पुलिस स्टेशन हमारे इंडिया में जिसको ISO मार्क मिला है बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ISO मार्क आपको याद रखना है 9001 2015 का मार्क मिला है। क्यों मिला गया है और किसको मिला है हम उसको कवर करते हैं। ये एक केरला में एक पुलिस स्टेशन है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, देख लेना है प्रोनाउंसिएशन। तो ये पुलिस स्टेशन जो केरला में बनाया गया है, ये हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए जो सिविलियंस हैं उनके लिए जो है बनाया गया, कि इन्होंने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है इन पुलिस सर्विस, इन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विस, जिसकी वजह से इनको ये ISO 001 2015 मिला है। ये याद रख लेना, ये एग्जैक्ट जो नंबर है याद रखना, एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, इन्होंने
पैसे इन्वेस्ट किए हैं IIFL होम फाइनेंस के पास। टोटल 100 मिलियन जो है इन्वेस्ट किया गया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं और जो लो इनकम ग्रुप हमारे इंडिया में है, इनको हाउसिंग प्रोवाइड की जाए, उनको घर प्रोवाइड की जाए। उसके लिए ये 830 करोड़ रुपए दिए गए हैं बाय AIIB के द्वारा। ठीक है, ये पहला कुछ ऐसा पार्टीशन होने जा रहा है जो कि 5 साल का लोन एग्रीमेंट है, 1.5 ईयर्स तक और बढ़ाया जा सकता है। 1.5 ईयर्स तक जो है कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है टोटल 5 साल तक जो है ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है ये दोनों के बीच में। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो 8.58% जो है आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट न्यूज बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है इंडेक्स एंड रैंकिंग। अमेरिका का रिचेस्ट इमिग्रेशन 2025 का रिपोर्ट फोर्ब्स ने लाया है। फोर्ब्स जो है यूएस बेस्ड कंपनी, यूएस बेस्ड एक मान सकते हो मैगजीन बनाती है ये, और ये डिफरेंट रैंकिंग देती है। तो उसमें से जो अमेरिका के रिचेस्ट इमिग्रेशन है, जो बाहर से आके अमेरिका में बसे हैं, और वो रिचेस्ट पर्सन के कुछ नाम लिखे गए हैं। उसमें से एक पर्सन का नाम आपको डेफिनेटली दिमाग में आ रहा होगा, वो होंगे एलन मस्क। एलन मस्क कहाँ पे बॉर्न हुए थे? एलन मस्क जो है साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुए थे, फिर डिफरेंट कंट्रीज में गए थे, बाद में जाके वो अमेरिका में जाके बस गए, और अमेरिका में जाके उन्होंने जो टेस्ला और स्पेसएक्स बनाया है, और अभी के टाइम पे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क ही है। तो इनका नाम सबसे नंबर 1 में रखा गया है अंडर दिस इंडेक्स। टोटल बात करें तो एलन मस्क की तो 393.1 बिलियन की इनकी नेटवर्थ है। दूसरा आपको गूगल के जो CEO मिलेंगे बिन, ठीक है, जो रशिया से इनका बॉर्न प्लेस है, और इनका 139.7 बिलियन जो है इनका नेटवर्थ है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इनका नाम याद रखना है, जय चौधरी। जय चौधरी के बारे में बात करें तो ये जेड स्केलर कंपनी चलाते हैं, और इनके बारे में बात करें तो इनका नेटवर्थ देख सकते हो आप 17 बिलियन के आसपास है। टोटल इमिग्रेशन के बारे में बात करें जो इस लिस्ट में है, टोटल 125 बिलियनियर्स हैं जो कि इस लिस्ट में रखा गया है। टोटल 43 कंट्रीज से आती हैं, और टोटल नेटवर्थ की बात करें तो इनके 1.3 ट्रिलियन है, जो कि 18% जितने भी यूएस में बिलियनर है उनका कंबाइंड ये अकेले लेके बैठे हैं। ठीक है, देख सकते हो कि कितने सारे जो हैं इमिग्रेंट यूएस में जाके बिलियनियर बने हैं। ठीक है, तो अच्छे खासे परसेंट है, 18% भी, जो कि यूएस में रह के बाहर से आके यूएस में जो है काम करके बिलियनियर बने हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए जो आपको ये मैंने नाम बताया ना, जय चौधरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इंडिया ये पूछा जा सकता है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो कि इंडिया रिलेटेड है, जैसे इंडिया जो है इज़ नाउ नंबर 1 विथ 12 इमिग्रेंट बिलियनियर इन यूएस में सबसे नंबर 1 में इंडिया है, और ये पिछली बार जो है 7 नंबर पे था, और अब जो कि 1 नंबर पे आ गई है इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर। ठीक है, इंडिया ने जो है सरपास कर दिया ताइवान और फिर इजराइल को भी। और इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के बारे में पता ही होगा कि इंडिया के जो टॉप जितने भी CEO की पोजीशन है वो इंडिया के कितने सारे लोग जो है संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, और इंडिया जो है लीड कर रहा है इन टॉप ओरिजिन कंट्री में, ये चीज़ ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये इंडेक्स वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा निकाली जाती है, ग्लोबल टूरिज्म रैंकिंग 2024-25। इसके अंतर्गत क्या जाता है कि कितना जो है टूरिज्म की वजह से GDP पे इम्पैक्ट पड़ा है, GDP इफेक्ट हुआ है, वो चीज़ इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताई जाती है, और उसके अगेंस्ट में जो है डिफरेंट कंट्री को रैंक किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक आपको 8 मिलने वाली है, और टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें इंडिया की, वो 231.6 बिलियन मिलने वाला है। पहले जो था 2023 में 10 नंबर पे था, अभी 8वें नंबर पे आ गया, मतलब 2 नंबर जो है इंक्रीमेंट हुई है। पहली कंट्री आपको यूएसए याद रखनी कि यूएसए सबसे ज़्यादा जो है इन टर्म्स ऑफ GDP टूरिज्म से लेके आता है, और वो आपको 2360 बिलियन मिलने वाला है। सेकंड नंबर पे चाइना, और थर्ड नंबर पे जर्मनी रहने वाली है। ठीक है, कुछ की फैक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इंडिया जो है टॉप 2 प्लेस से जो है ऊपर आ चुकी है, 8 नंबर पे आ चुकी है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, फ्यूचर प्रोजेक्शन है कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी बनेगी 2034 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं MUN कोलैब। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पार्टनर किया है सेंटर फॉर रिसर्च एक्सीलेंस इन नेशनल सिक्योरिटी हैदराबाद के साथ, और ये एक तरह से क्या बना रहे हैं, एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या तो जो PSU एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, कि उनको जो है साइबर सिक्योरिटी स्किल्स दे पाए। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है ये देने का काम इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का रहेगा,
और ये जो बिट्स पिलानी हैदराबाद में जो कैंपस है यहाँ पे किया जाएगा। टेक्निकल पार्टनर का नाम भी आपको रखना है, रूफी फ्लिक्स जो है आपको इसका टेक्निकल पार्टनर मिलने वाला है। ये जो कोर्स है ये कंप्लीट होने के बाद जो सर्टिफिकेट है ये जॉइंटली जो CERT मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और उसके साथ ब्रिट्स पिलानी दोनों मिलके देगी, ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन रेलवे ने जो है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर किया है और क्या करने वाली है आप देख सकते हो इमेज के थ्रू ही एक कैमरा लगाया गया है जो रेलवे ट्रैक है इसके नीचे, ठीक है। तो इतना बड़ा कैमरा तो लगेगा नहीं, बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ऐसा दिख रखा है इमेज। तो इंडिया का जो इंडियन रेलवे है इसके नीचे ये कैमरा लगाया जाएगा, जिसकी वजह से अगर बात करें कोई भी लूज पार्ट है या कोई मिसिंग पार्ट है इंडियन रेलवे का जो ट्रेन है उसके नीचे, तो वो जो है इस कैमरे के द्वारा देखा जाएगा, पहचाना जाएगा और उसके बाद उसका जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो रेलवे के स्टाफ को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये AI बेस्ड MVIS सिस्टम होने वाला है। MVIS सिस्टम मतलब क्या हुआ, मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम होने वाला है, जिसके अंतर्गत AI और मशीन लर्निंग यूज़ की जाएंगी और ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेगा, जिसकी वजह से जो भी लूज मिसिंग या हैंगिंग पार्ट होगा उसका डिटेक्ट किया जाएगा और उसको जो है रेलवे के स्टाफ को भेजा जाएगा, ठीक है। और ये जल्दी से जल्दी इस पर काम कर पाएंगे इसके बाद। और बात करें DFCCIL की, तो ये जो है अभी 4 ऐसे MVIS देंगे इंडियन रेलवे को, फ्यूचर को और भी दे सकते हैं लेकिन अभी के लिए जो है 4 देने का काम करेंगे। अब कुछ 2 तरह के अपॉइंटमेंट्स है उसको खत्म करते हैं। तो ये मिलेगा आपको हेमंत रूपानी के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट है साउथ ईस्ट एशिया इंटरनेशनल के, ठीक है। तो इनको जो है CEO बनाया है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का। और ये जो हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड है ये बॉटल बनाने का काम करती है, कोको कोला का बॉटल बनाने का काम करती है, कोको कोला नहीं बनाती, कोको कोला का बॉटल बनाती है। तो इसके लिए जो है CEO बनाया गया है हेमंत रूपानी जी को। पाब्लो रोड्रिग्स को जो है रिमूव कर दिया है। पाब्लो रोड्रिग्स जो डिफरेंट पोस्ट में जा रहे हैं अब, ठीक है। पहले CEO थे, अब कुछ डिफरेंट पोस्ट संभालने वाले कोको कोला का, तो इनको जो रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ है भी नहीं यहाँ पे बताने लायक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है संजय कौल के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। तो इनको MD एंड CEO, MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है गिफ्ट सिटी गांधीनगर का। ये रिप्लेस करेंगे तपन रॉय को। तपन रॉय जो है रिटायर्ड हो रहे हैं, इसकी वजह से जो है इनको अपॉइंट किया गया है। और दोनों पर्सन जो है आपको दिख रहा होगा, दोनों पर्सन एक IAS ऑफिसर ही है, ठीक है। IAS ऑफिसर ही जो है इस पोजीशन तक जा सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी तक। और तपन रॉय भी IAS ऑफिसर थे गुजरात कैडेट से, और ये भी एक IAS ऑफिसर है जो कि केरला कैडेट से आते हैं। टोटल इनका टर्नओवर टोटल 3 साल का होने वाला है। और बस इतना इंपॉर्टेंट है। इनका अपॉइंटमेंट किसने कराया है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो ACC ने ही करवाया है, ठीक है। तो यहीं पे जो है हमारा जो वीडियो है एंड होता है आज का डेली करंट अफेयर 17 जुलाई का। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और PDF के बारे में बात करें तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक देना डिस्क्रिप्शन। और वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिसको करंट अफेयर्स पढ़ने में मुश्किल होती है, ठीक है। वीडियो डेफिनेटली हम शॉर्ट में रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट पूरा नहीं पढ़ा है। कंटेंट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है वो प्रोवाइड करके रखा हुआ है। जो भी रिपीटर है वो समझ सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन वो भी जब आगे आने वाला टाइम है वो भी ये चीज़ समझ जाएंगे। सो वीडियो अभी के लिए मिलते रहते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और अभी के लिए बाय।